अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ साइड स्वे। अगर कोई फ्रेम साइड स्वे होता है, अगर एक कॉलम है वो भी सिंपली साइड स्वे हो सकता है, जस्ट लाइक बीम। तो सिर्फ उसको कॉलम करके वो एग्जांपल मैं बताऊंगा, वहाँ पर वो एग्जांपल कॉलम और बीम ये दोनों के लिए भी सेम प्रोसीजर वी कैन अडॉप्ट। अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में मैंने आपको ये बताया था कि साइड स्वे ये क्यों होता है, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है वीडियो, तो उनके लिए भी आसानी हो, इसलिए मैं वो चीज़ यहाँ रिपीट करने जा रहा हूँ। अब अपन यहाँ पर देखने वाले क्या है, पोर्टल फ्रेम विथ साइड स्वे, यानी फ्रेम जो है ये ऐसी साइड स्वे हो गया, ये तो ऐसी हो गई। ओके, ये जो कॉलम है ऐसे या तो ऐसे हो गए, साइड इसको बोला जाता है स्वे, और साइड में हो जाता है इसलिए साइड स्वे। ओके, तो ये साइड स्वे होने के क्या रीजंस है, ये वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहले एक इसेंट्रिक लोड या तो फिर अनसिमेट्रिकल लोडिंग अगर है, ये कोई फ्रेम है, इसमें सेंटर में अगर लोड है तो बीम, ये जो फ्रेम है ये कुछ आजू बाजू ऐसी जाने वाली नहीं है, साइड स्वे नहीं होगा। लेकिन ये लोड अगर सेंटर में नहीं है, कुछ इस तरह है, इस कंडीशन में ये जो फ्रेम है ये एक साइड में चले जाएंगी, है ना। इन दिस केस द फ्रेम मे बी लाइक दिस, ये हो गया साइड स्वे। तो यहाँ पर ये जो स्वे हुआ है ये डेल्टा से अपन इंडिकेट करते हैं, डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन या स्वे। ओके, तो ये साइड स्वे हो गया। ये हो गई पहली कंडीशन, इसेंट्रिक लोड। या तो फिर अनसिमेट्रिकल लोड अगर है, ये नहीं है अनसिमेट्रिकल लोड, यानी अगर कोई लोड इधर से ऐसा दिया गया है और दूसरा लोड इधर से है, ये है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ये है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये अनसिमेट्रिकल लोड हो गए। फ्रेम हो सकता है सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ फिक्स एंड है, सब बराबर है, लेकिन ये लोड जो है अनसिमेट्रिकल हो गए। सेंटर में से अपन अगर लाइन खींचते हैं तो दोनों में सिमेट्री मेंटेन नहीं हो रही है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, एक इसेंट्रिक लोड या तो फिर अनसिमेट्रिकल लोडिंग अगर है तो फ्रेम जो है ये साइड स्वे कर सकती है ऐसा। देन अनसिमेट्रिकल आउटलाइन, इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पर मैंने फ्रेम यहाँ तक ही ली है ऐसी, अब इसका आउटलाइन जो है ये अनसिमेट्रिकल हो गया। इधर का ये कॉलम शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, ये अनसिमेट्रिकल हो गया ज्योमेट्री इसकी। तो इस केस में भी ये फ्रेम साइड स्वे करेगी। तीसरा पॉइंट, डिफरेंट एंड कंडीशंस। हो सकता है ये फ्रेम सेम है ऐसी हाइट में, और यहाँ पे भी लोड 10 किलो न्यूटन ही है, अब तो सिमेट्री मेंटेन हो गई। लेकिन अगर सपोर्ट ये है हिंज और ये है फिक्स, सपोर्ट कंडीशन चेंज हो गई। इन दिस केस आल्सो द फ्रेम विल स्वे, अनसिमेट्री हो गई ये तो, है ना। ये हिंज है, इधर फिक्स हो गए, तो यहाँ पे भी फ्रेम साइड स्वे देगी। देन नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन, अगर ये फ्रेम यहाँ पर बराबर फिक्स है, अभी तो फिलहाल ये साइड स्वे नहीं देंगी, नॉन स्वे टाइप हो गई। लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे भी आए हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 आया हो गया। अब इस कंडीशन में भी ये फ्रेम स्वे करेगी। ओके, नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन, सेक्शन के डायमेंशंस अलग है। अगर सेक्शन के डायमेंशंस अलग है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आएगा। हॉरिजॉन्टल लोड, यदि ये सब बराबर है, लेकिन यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल लोड है ऐसा कुछ भी P, तो ये लोड
फ्रेम को साइड स्वे करेगी। ये फ्रेम विल स्वे लाइक दिस। ओके, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज वन ऑफ द रीजन फॉर साइड स्वे। देन लास्ट पॉइंट, सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट। अभी ये सपोर्ट्स कॉलम जो है, अगर आपको दिया गया है कि ये कॉलम इट इज सेटल, ये एक ही कॉलम सेटल, या तो दोनों भी हो सकते हैं अलग अलग, बराबर है। सो हियर ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट फ्रेम विल स्वे। ओके, सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड द स्वे। स्वे होने के ये सब रीजंस है, इसके वजह से फ्रेम स्वे होगी। अब अगर फ्रेम स्वे टाइप की है तो उस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा। अभी तक अपन ने जो भी न्यूमेरिकल्स देखे हैं ये सब न्यूमेरिकल्स नॉन स्वे टाइप के थे। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी अपन ने यूज़ की है एनालिसिस के लिए, उससे ये मेथड थोड़ी सी कन्वीनियंट है, थोड़ी, क्योंकि वहाँ पे फिर से मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ता है और बाकी जो बीच का कैलकुलेशन जो है शियर इक्वेशन वो तो रहेगा, यहाँ पे भी शियर इक्वेशन आएगा, लेकिन जो कैलकुलेशंस है ये थोड़े से शॉर्ट हो जाते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में। सिर्फ आपको कैलकुलेटर का प्रॉपरली यूज़ करते आना चाहिए और वो आएगा आपको और आता होगा। ओके, वो एक मेन चीज़ है, क्योंकि 3 अननोन्स रहेंगे यहाँ पर। फ्रेम बोलने के बाद मिनिमम 3 अननोन्स आपको रहेगी। तो 3 अननोन के प्रॉब्लम अगर आपका कैलकुलेटर में अगर कमांड है तो आप डेफिनेटली 3 इक्वेशन लिखने तक आपको काम करना है। और बाकी जो पुराने ज़माने में काम करना पड़ता था 3 इक्वेशन सॉल्व करना, पहले कोई भी 2 इक्वेशन ले लो, फिर बचा हुआ इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन के साथ में जोड़ना, और वहाँ से फिर और एक, तो ऐसे करके 3 बार साइमल्टेनियस इक्वेशन छुड़ाने पड़ते थे और तब जाके आंसर आता था और उसमें गलतियां होने के भी चांसेस थे। अभी आपका काम वैसे कैलकुलेटर ने आसान कर दिया है। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको इसमें क्या करना है, ये इस एग्जाम्पल से आपको डिटेल कंप्लीट स्वे एनालिसिस अंडरस्टैंड हो जाएगा। इससे आप कोई भी प्रॉब्लम आने दो, आप आसानी से प्रॉब्लम छुड़ा सकेंगे। मैं एग्जाम्पल्स लेके आपको न्यूमेरिकल्स भी इसके छुड़ा के बताऊंगा, उसमें और आइडिया क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये जो प्रिलिमिनरी है, मिनिमम क्या चीज़ें करना है, ये आपको अंडरस्टैंड इससे हो जाएगा, पूरा अच्छे से लर्निंग हो जाएगा। अब देखिए, दिस इज द फ्रेम ABCD। ये जो फ्रेम है ऐसी, ये है फ्रेम ABCD। इस पर एक है पॉइंट लोड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में H पे, B से H डिस्टेंस पे, ओके, और दूसरा यहाँ पे यूडियल बताया गया है। ये लोड इधर है और ये इस तरफ है। मैंने यहाँ पे जो बताया आपको हॉरिजॉन्टल लोड कॉजेस स्वे, लेकिन यदि ऐसी फ्रेम है और ये हॉरिजॉन्टल लोड P है और उसी लाइन में ये अगर P है तो ये फ्रेम स्वे नहीं करेंगी, क्योंकि ये लोड एक में को कैंसिल कर देंगे। ओके, आप इसका मीनिंग ऐसे मत ले लेना कि अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स है या हॉरिजॉन्टल लोड है तो फ्रेम स्वे करना ही है। यदि एक है इट कॉजेस स्वे। ओके, सभी चीज़ें ले ली है मैंने। मेन रीज़न जो है फ्रेम को स्वे करने वाले जो फोर्सेस है ये है। अब यहाँ पर आप देखिए, अपन ने अभी तक इतने न्यूमेरिकल्स छुड़ाए हैं, यहाँ पर कितने अननोन बनेंगे ये पहले देख लो आप। ये फ्रेम एक साइड स्वे ऐसी करेगी एक एग्जाम्पल के तौर पर, और ये है डेल्टा और ये भी डेल्टा ही रहेगा। ये फ्रेम हो गई स्वे बाय डेल्टा एट हेड ऑफ द कॉलम। कॉलम का जो हेड है बी पॉइंट और यहाँ पे सी पॉइंट, यहाँ पर ये स्वे हो गई डेल्टा से। ओके, अब यहाँ पर टोटल अननोन्स कितने बन रहे हैं? एक है थीटा बी, यहाँ पे स्लोप आएगा या रोटेशन आएगा बी पॉइंट पे। दूसरा है थीटा सी, सी पॉइंट पे भी रोटेशन मिलेगा। पॉइंट ए और डी
यहाँ पर कोई रोटेशन नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स एंड है। अगर यहाँ पे हिंज रहता तो और वहाँ पे भी रोटेशन आएगा और अननोन बढ़ जाएंगे, तो फिर और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन मिनिमम अननोन्स कितने हैं ये देखेंगे अपन। यहाँ फिक्स कर दो, यहाँ फिक्स कर दो, तो यहाँ के थीटा 0 हो गए एटलीस्ट, ओके, वो अननोन नहीं है, तो अपना उतना काम कम हो गया। कोई भी आपको ज़्यादा अननोन का प्रॉब्लम एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, यहाँ पे हिंज वगैरह देके नहीं पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे हिंज जगह है, एक जगह हिंज है तो ये एक अननोन बढ़ गया, यहाँ पे एक हिंज है दूसरा अननोन बढ़ गया। ये अननोन्स तो रहना ही है, थीटा बी एंड थीटा सी, ओके। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा यहाँ पर और एक अननोन ऐड हो रहा है, डेल्टा। तो यहाँ पर अननोन्स हो गए 1, 2 और 3, ओके। अपन ने देखा है स्लोप डिफ्लेक्शन के इक्वेशंस वगैरह बनाए हैं अपन ने, है ना, जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है वो लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप थी अपनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते समय अपन ने क्या किया है, जो भी जॉइंट है और मेंबर्स मीटिंग एट दैट जॉइंट, वो मेंबर पे जो मोमेंट आ रही जॉइंट पर, वो इक्वेट की थी अपन ने। ये तो आपको पता है। अगर मैं जॉइंट ले लूं यहां पे बी, तो यहां पर यम बी ए प्लस यम बी सी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जॉइंट यदि सी कंसिडर किया जाए तो यम सी बी प्लस यम सी डी इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस अपन ने यूज किए हैं बार बार, है ना, जॉइंट की इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। यदि दो अननोन हैं तो ये दो इक्वेशन सफिशिएंट है। दो अननोन दो इक्वेशन, ओके। 3 अननोन तो 3 इक्वेशन लगेंगे, यहां पे अननोन है 3। अब यहां पे 3 अननोन होने की वजह से अपने को एक इक्वेशन एडिशनली लगेगा, एंड दैट इक्वेशन इज शियर इक्वेशन। शियर इक्वेशन या तो फिर शियर फोर्स इक्वेशन बोलेंगे अपन। सो हियर थर्ड इक्वेशन, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन ये 3 अननोन है तो एडिशनल अपने को लगने वाला है यहां पर शियर फोर्स इक्वेशन। ये शियर फोर्स इक्वेशन अपने को लगेगा। अब ये शियर फोर्स इक्वेशन अपने को कैसे बनाना है, ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में मैंने आपको बताया था। उसी पैटर्न में अपने को यहां पे भी बनाना है, बाकी कुछ नहीं है, ओके। नाउ वी कंसीडर मोमेंट्स। मोमेंट तो रहेंगी, ओके। तो यहां पर मैं मोमेंट दे रहा हूं एक, यहां पर एक क्लॉकवाइज मोमेंट दे दिया मैंने, ये है यम बी ए। सिमिलरली यहां पे भी एक क्लॉकवाइज मोमेंट यम ए बी। मोमेंट रहेगी, फिक्स एंड है तो मोमेंट यहां पे आएगी, यहाँ पे जॉइंट है रिजिड जॉइंट, यहाँ पे भी मोमेंट रहेगी। वो क्लॉकवाइज मोमेंट्स अपने को पहले दे देना है, बाकी आंसर जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो सब बराबर आ जाएगा, ओके। इक्वेशन बनाते समय अपने को पॉजिटिव लिया तो अच्छा रहेगा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज भी लिया आपने, कंसिडर किया और माइनस करके, देयर इज नो प्रॉब्लम, तो आंसर वैसे वही आने वाले हैं, ओके। एजम्पशन है वो, अगर एजम्पशन अपना रॉन्ग हुआ यानी निगेटिव आंसर आता है तो उसको अपन रिकरेक्ट कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव करके, है ना। क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, निगेटिव अगर आता है तो, ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फॉर दिस कॉलम अगेन आई गिव मोमेंट हियर एंड दिस मोमेंट इज यम सी बी, और ये मोमेंट फिर से मैं क्लॉकवाइज यहां पे बता रहा हूं, यम डी सी। ये हो गए मोमेंट्स, हो गए। अब शियर इक्वेशन अपन लिख सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। ये क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे एक कॉलम, इस कॉलम पे एक मोमेंट है ये और दूसरी ये, इसके अलावा
यहां पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी रहेगा, यहां पर ये दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स, मैं यहां पे नोटेशन यूज कर रहा हूं, एच हॉरिजॉन्टल फोर्स मीन्स रिएक्शन एट सपोर्ट। यहां पर सिमिलरली यहां पे भी रिएक्शन रहेंगे सपोर्ट पर, एंड इट इज एच बी, ये कंसिडर कर दिया। अब ये जो पोर्शन है कॉलम का, मैं यहां पर उसको सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा। ओके, अब देखिए ये एक फोर्स है एच ए, क्योंकि ये पॉइंट अपना ए और दूसरा है ये बी, ए बी कॉलम ले लिया मैंने। दो मोमेंट्स भी बता दिए हैं यहां पर, यम ए बी, यम बी ए। इन एडिशन टू दिस यहां पर क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी है ऑफ मैग्नीट्यूड पी, और उसका जो डिस्टेंस है ये है एच, यहां से ये डिस्टेंस। ओके, अब सभी फोर्सेस हो गए, रिएक्शंस हो गए, मोमेंट हो गए दोनों, और उसके साथ में ये पी, ये ऑल फोर्सेस मैंने यहां पे बता दिया। ये हो गई फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहां पर क्या करना है, मोमेंट एट ए न लेते हुए यहां पे मोमेंट एट बी लेना है, मोमेंट एट बी, क्योंकि पिक्चर में ये छे आना चाहिए हॉरिजॉन्टल फोर्स। अदरवाइज अगर मोमेंट इस पॉइंट पे लेंगे तो ये छे विल पास थ्रू ए, तो अपने इक्वेशन में आएगा नहीं। इसलिए मोमेंट जो है ये बी पॉइंट अपने को कंसीडर करना होगा ऑलवेज, हेड ऑफ द कॉलम। वही किया है अपन ने, या गलती से मैंने ये में लिख दिया था। ओके, सो हियर क्योंकि वो रेगुलर प्रैक्टिस है, पहली मोमेंट जो है नॉर्मली अपन लिखते हैं एम ए इज इक्वल टू जीरो, समेशन एम ए इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो हियर इक्वेशन मैं अभी लिखने जा रहा हूं मोमेंट का, बाकी कुछ नहीं। देखिए आप हियर पी, पहले ये से लिख लेता हूं। ओके, ये इक्वेशन आप देखिए बराबर, मैं ये इक्वेशन अभी सॉल्व करने जा रहा हूं मोमेंट इस पॉइंट पर लेकर। अब देखिए एच ए ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, सो आई राइट हियर माइनस एच ए इंटू L1, ये डिस्टेंस कितना है L1, लेंथ ऑफ कॉलम या हाइट ऑफ कॉलम L1। ओके, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, देयरफॉर इट इज माइनस। दूसरा फोर्स ये भी माइनस P इंटू एच, बराबर है, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब रहे मोमेंट्स, क्योंकि मोमेंट का इक्वेशन है तो मोमेंट जोड़ना होगा। अब यहां पर यम ए बी, ये क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव, अपन ने एज्यूम किया क्लॉकवाइज, प्लस यम बी ए एंड इक्वल टू जीरो। ओके, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। ये एच ए जो है, एच ए मैं इस इक्वेशन के राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और L1 जो है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा यहां पर, एच ए इज इक्वल टू यम ए बी प्लस यम बी ए, ये जैसे कि उसी जगह पे रहेगा, क्योंकि अपन एच ए सिर्फ राइट साइड में लेके जा रहे हैं, बराबर है, ये उसी जगह पे रहेगा। देयरफॉर माइनस P इंटू एच, ओके, एंड इट इज टू बी डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहां पे एच ए इंटू L1 है, यहां एच ए लिखा गया है तो ये L1 यहां पे आएगा। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 1, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट सपोर्ट ए। दूसरा इक्वेशन समेशन यम सी इज इक्वल टू जीरो, उसके लिए मैं दोबारा यही कॉलम बता रहा हूं, यह है सी पॉइंट, यह है डी पॉइंट, यहां भी मैंने क्लॉकवाइज मूवमेंट ली है, क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, देन एच ए, तो यहां पे एच डी हो जाएंगे ये। ओके, और इन एडिशन टू दिस देयर इज यूडीएल, और ये जो लेंथ है ये है L2, और यूडीएल का मैग्नीट्यूड W पर मीटर।
हो गए, इतने फोर्सेस है यहाँ पर, एच डी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ओके, दोनों मोमेंट्स, उसके साथ में लोड। अब इक्वेशन लिखते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट सी पॉइंट पर मोमेंट लेंगे। अब इक्वेशन क्या बनेगा, फिर से वही एच डी पहले लिख लेता हूं मैं, एच डी इंटू L2 और ये माइनस, क्योंकि ये भी रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। एच डी सी पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसलिए माइनस है ना, और ये एच डी है। देन यूडीएल है, यूडीएल कैसे रोटेट करेगा, ऐसे, ये है क्लॉकवाइज, सी पॉइंट के अगेंस्ट ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। सो हियर क्लॉकवाइज है, इसलिए प्लस W इंटू L2 टोटल लोड, एंड सेंट्रॉइड रहेगा L/2 पर। टोटल लोड W इंटू L/2, सो इंटू L/2 यानी स्क्वेयर बाय 2। यहां पे प्लस है क्योंकि क्लॉकवाइज है। अब मोमेंट का इक्वेशन है तो मोमेंट जोड़ना होगा, तो मोमेंट जोड़ना है यानी mCD प्लस mDC एंड इक्वेट टू 0 एज पर दिस कंडीशन, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एच डी इज इक्वल्स टू, जैसे ये लिखा था वैसे ही। अब देखो ये एच डी इंटू L2 ये मैं राइट साइड में लेके गया और लिखा है मैंने इधर, तो पॉजिटिव हो गया वो, बराबर है। और एच डी ये इंटू L2 है तो यहाँ पे L2 आ जाएगा, ऊपर में ये टर्म्स, तो ये क्या है, mCD प्लस mDC प्लस WL2 स्क्वेयर बाय 2 हो गया इक्वेशन। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन जो है, इससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। अपना शियर इक्वेशन बोले तो इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल शियर फोर्सेस, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उसका इक्विलिब्रियम अपन ने अभी तक देखा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एच ए और एच डी ये वैल्यू हो गई, लेकिन समेशन ऑफ एफ एक्स हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, तो वो कंडीशन अपनी लगाना बाकी है। सो हियर वी नो summation f x must be equal to 0, sum of horizontal forces must be 0, ओके। अब क्या होगा, एच ए टूवर्ड्स राइट है अपना, तो टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव, एच डी ये भी टूवर्ड्स राइट ही अपन ने अज्यूम किया है, या अजम्पशन है अपने, ये दोनों भी, ओके, तो अपन ने इसको पॉजिटिव दे दिया। लेकिन ये जो है पी और यूडीएल ये अपने एजम्पशन नहीं है, ये एक्चुअल दिए हुए फोर्सेस है, उसकी डायरेक्शन अपने को बराबर लेना होगा, टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव, टूवर्ड्स लेफ्ट निगेटिव। तो यहां पर P जो है ये प्लस रहेगा क्योंकि ये टूवर्ड्स राइट है, लेकिन यूडीएल टूवर्ड्स लेफ्ट है, टूवर्ड्स लेफ्ट होने की वजह से माइनस W इंटू L2, ये टोटल फोर्स है, ये इक्वेशन मोमेंट का नहीं है, फोर्स का है, इसलिए W इंटू L2 यानी टोटल लोड गिवन बाय यूडीएल एंड इक्वेट दिस टू 0, ये कर दिया मैंने 0। अब ये जो है इक्वेशन, इसमें ये वैल्यूज अपने को पुट करना है, हो गया सिंपल। देयरफॉर आई कैन राइट एच ए इज इक्वल टू mAB प्लस mBA माइनस PH डिवाइडेड बाय L1 प्लस एच डी क्या है, mCD प्लस mDC माइनस प्लस हियर प्लस WL2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 एंड हियर देयर इज L2। ये हो गई एच डी का इक्वेशन। अब P ओरिजिनल इक्वेशन में है, ये है प्लस, ये है माइनस WL2 एंड इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गया अपना थर्ड इक्वेशन।
ये थर्ड इक्वेशन जो है यहाँ तक करना है, लेकिन इतना प्रॉब्लम में नहीं दिया रहेगा, है ना। नॉर्मली ये जो है P और यूडियल W ये नहीं रहते हैं, ओके। अगर रहे तो अपन ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेकिन यदि इफ P एंड W आर 0, यानी नहीं है, वो P भी नहीं है हॉरिजॉन्टल और W भी नहीं है, तो ये सारे इक्वेशन में से P और W कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन वेरी सिंपल बन जाएगा। आप देखिए ये यम ए बी प्लस यम बी ए डिवाइडेड बाय L1 प्लस यम सी डी प्लस यम डी सी डिवाइडेड बाय L2 एंड इक्वल्स टू 0। नॉर्मली ये इक्वेशन अपने को काम का है, लेकिन बेसिक पूरा पता रहना चाहिए। अगर प्रॉब्लम में दिया रहा तो उस वक्त अपने को ये हैंडल करते आना चाहिए ये सिचुएशन, ओके। तो ये इक्वेशन बहुत सिंपल है फॉर रिमेंबरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए, इसको याद रखना बहुत सिंपल है। कोई भी अगर फ्रेम है तो उसके दो कॉलम रहेंगे, कॉलम ए बी, कॉलम सी डी। ये कॉलम ए बी और कॉलम सी डी पे दो मोमेंट्स रहेंगे। अगर हो सकता है एक आधे बार अगर हिंज है तो वहाँ पे मोमेंट 0 रहेंगे, वो 0 कर देंगे, बराबर है। तो यहाँ में अगर ये हिंज है ए, तो यम ए बी ये 0 रहेगा, सिर्फ वहाँ पे क्या रहेगा, यम बी ए डिवाइडेड बाय L1, हो गया। तो इसका ये क्या है, ये इक्वेशन अपने को ध्यान में रखना है। इट इज़ वेरी सिंपल। दो कॉलम के एंड्स में मोमेंट लगा दो डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दैट कॉलम, प्लस सी डी कॉलम के दोनों मोमेंट जोड़ दो डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दैट कॉलम एंड इक्वेट टू 0। तो इतना सब न करते हुए एग्जाम्पल जब छुड़ेंगे उस वक्त सिर्फ इतना भी अगर लिख देते हैं तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा और टाइम बचेगा, ओके। तो सेम केस ऐसे ही मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैंने आपको बताया है। उस वक्त मैंने ये कैलकुलेशंस तो करके बताया है, ये सब बी एम बी इज इक्वल टू 0, समेशन एम सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये बेसिक है। ये अगर बेसिक पता रहा तो अगर ये इसमें कुछ कन्फ्यूजन वगैरह रहा तो भी अपन आसानी से एक स्टेप में अपन आंसर लिख सकते हैं। तो बेसिक आइडिया जो है ये क्लियर रहना आवश्यक है, इसलिए मैं बेसिक जो है वो हर बार बताता हूँ। बहुत सी किताब में कुछ जगह पे सिंप्लीफाइड करके इक्वेशन भी बना के दिए हैं, लेकिन वो इक्वेशन मैं यूज़ न करते हुए यहाँ पर भी मैंने एक प्रॉब्लम आपको बताया है कि एक किताब में सिंप्लीफाइड इक्वेशन बना के दिया है, लेकिन वो सिंप्लीफाइड लगता है, वहाँ पे दो टर्म्स ऐड हो जाती है, यानी इक्वेशन पूरा चेंज हो गया। तो अपने को और वो इक्वेशन भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इससे बेटर वे है कि इक्वेशन कम से कम ध्यान में रखिए और उसको ही यूज़ करके छुड़ाइए। ये प्रोसेस जो है ये मैकेनाइज हो जाती है, तो अपने को फिर दिमाग चलाने का काम नहीं गिरता है, पूरे मैकेनाइज हो जाती है। ये स्टेप ऐसे ऐसे करना है और चलो, ओके। तो उस ढंग से मैं आपको ऑलवेज बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये थीम रहेगी प्रॉब्लम की। अगर प्रॉब्लम स्वे टाइप का है तो ये अगर कंसेप्ट आपके पूरा क्लियर हो गया, अच्छे से आप देख लीजिए, तो आप कोई भी प्रॉब्लम स्वे का भी छुड़ा सकते हैं। सिर्फ एक अननोन की वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम की लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कैलकुलेटर से वो सब आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। आपकी प्रिपरेशन जो है वो कोई भी प्रॉब्लम छुड़ाने की रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कभी भी कोई भी पढ़ाई करते समय अगर एक चैप्टर करते हैं तो सारे न्यूमेरिकल्स उसमें आना चाहिए, सारी वेराइटी करके। मैंने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखे होंगे कि इतने वीडियोस है कि सारे टाइप्स के प्रॉब्लम ले लिए हैं। एसएफडी बीएमडी में भी सारे टाइप के प्रॉब्लम कवर किए हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप आसानी से छुड़ा सकेंगे। अटेम्प्ट करना ही होगा, ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा अगर छोड़ना है आपको
कुछ पोर्शन तो कंप्लीट चैप्टर छोड़ना नो प्रॉब्लम, लेकिन जो भी चैप्टर्स करेंगे वो कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि उसमें का कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपन छुड़ा सकेंगे। नहीं तो फिर थोड़ा इधर का छोड़ दिया, थोड़ा उधर का छोड़ दिया, और जो अपन ने छोड़े हैं वही अगर न्यूमेरिकल उसी टाइप के अगर दोनों भी आ गए तो आप एक भी प्रॉब्लम छुड़ा नहीं सकेंगे फिर, है ना। तो करके जो भी चैप्टर करना है तो उसको इन डेप्थ में करना ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकेंगे, है ना। ऐसी टाइप की पढ़ाई करना आवश्यक है। ओके।